नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त एक बार फिर से आ गया है देश का मिजाज टटोलने का, और इसीलिए आज तक आपके सामने आज लेकर आ रहा है बजट से पहले बजट के सर्वे पर पूछे गए सवालों के जवाब। क्या है जनता की राय, क्या है देश का मिजाज। तो बजट यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल हमने जनता से पूछा, अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार को आप आंकते कैसे हैं, क्या उनके कामकाज से आप खुश हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बहुत अच्छा कहने वाले जो 54% थे, दोनों पर ही आप नजर डालिए। 54% ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का जो काम है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं 11% औसत मानते हैं, ये दूसरा आंकड़ा है। लेकिन इधर है वो 28% जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार के काम को खराब आंकता है। जो अगला सवाल हमने अर्थव्यवस्था को लेकर जनता से पूछा है वो अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 54 + 11 सुधांशु जी करेंगे, जो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे सामने होंगे आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब वो सवाल कि अर्थव्यवस्था को संभालने में ज्यादा असरदार कौन, जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए 51% लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं 51%, 51% लोगों ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को ज्यादा काबिल समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। 51% लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। वहीं आज जबकि लगातार बन रही है मोदी की सरकार, फिर भी 36% लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानते हैं कि मनमोहन सिंह ज्यादा असरदार हो सकते हैं अर्थव्यवस्था को भारत की संभालने में। तो ये एक आंकड़ा और उसका जो फर्क है आप देख रहे हैं। जो अगला सवाल हमने जनता से देश का मिजाज मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पूछा है, बोर्ड साहब ने रख रहे हैं। अगले 6 महीनों में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उसमें सुधार हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वो आगे और बेहतर हो सकता है? तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं सुधार हो सकता है, ये कहने वाले 31% हैं, यानी सरकार पर उन्हें भरोसा है, वो मानते हैं कोविड से हम निकल रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, 31%। और फिर ये 28% है, 28% लोग कह रहे हैं कि हम कोई बदलाव होता हुआ नहीं देख रहे हैं। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, ठीक जितने कह रहे हैं सुधार होगा उतने ही कह रहे हैं खराब होगा। खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं 31%, यानी 31%। और वहीं पर कह नहीं सकते जो लोग हमें समझ नहीं आ रहा बेहतर होगा खराब होगा अभी नहीं कह सकते, ये कहने वाले 9% लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगले 6 महीने में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं, इस सवाल का जवाब में 31% कह रहे हैं सुधार, 31% कह रहे हैं और खराब होने की आशंका, यानी बीचों बीच का मामला यहां दिख रहा है। क्या आपकी इनकम या सैलरी में इजाफा होगा? अपने निजी तौर पर लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा है। तो सुधार हो सकता है 25%, आशावान लोग कह रहे हैं कि सुधार हो सकता है, बदलाव नहीं होगा, ये 37% कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए खराब होने की आशंका 29% को है, यानी जितने लोग ये मान रहे हैं कि सुधार होगा 25%, उससे कहीं ज्यादा 29% कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सैलरी हमारे इनकम में इजाफा नहीं होगा, और वो खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं 9% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये 9% का आंकड़ा अटक गया है, जो ऐसे प्रेडिक्शन को लेकर कि आने वाले वक्त में क्या होगा उस पर अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहते हैं। ये अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो लोगों की आमदनी है अगर पिछले साल से उसको कंपेयर किया जाए तब आंकड़े क्या कहते हैं, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये नंबर्स जगह आप देखेंगे तो एक ट्रेंड, रोजमर्रा खर्चों की जो पिछले साल से तुलना अगर की जाए तो फिर वो कहां पर देखते हैं उस खर्च को, क्योंकि सवाल ये लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है। तो आइए वो आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं। रोजमर्रा खर्चों के पिछले साल से तुलना जब आप करें तो जनवरी 2022 में 67% अगर था तो अगस्त 2022 में ये नीचे गिरा, 63% हुआ, और उसके बाद अब 59%, 59% हो गया है। जो खर्चे बढ़े पर काबू में रहे ये 24% रहा उनके लिए जनवरी 22 में, लेकिन 27 हो गया, वो बढ़ गया अगस्त में, फिर वो 1% और बढ़ जाता है जनवरी में। और ये जो खर्चे कम हुए हैं कहने वाले हैं वो आप देख रहे हैं 7% है, 9%, 11%
और कह नहीं सकते वाले 1% से 2% के बीच में दिख रहे हैं। तो देखा आपने, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर कई सारे सवाल। और अब आइए इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं वहीं पर। तो आइए बातचीत करते हैं कि देश का मिजाज अर्थव्यवस्था को लेकर बजट के पहले क्या कह रहा है। जो आंकड़े हमने अभी आपको बताए हैं, एक बार फिर से जल्दी से आपको बताते हैं। जो बड़ी बात इसमें उभर कर आ रही है वो साफ है कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार के कामकाज से लगभग आधी से ज्यादा आबादी 54%, 54% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा मानते हैं। एवरेज मानने वाले 11% हैं, वहीं खराब मानने वाले 28% लोग हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के मुद्दे में ज्यादा असरदार कौन? जब ये सवाल हमने पूछा था तो मनमोहन सिंह को 36% मानते थे, वहीं 51% लोग। और याद रखिए, मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में उनकी छवि, यहां पर प्रधानमंत्री, दोनों का कंपैरिजन करें तो 36%। मौजूदा सरकार के बार बार जीतने के बावजूद 36% लोग मनमोहन सिंह को अभी भी अर्थव्यवस्था संभालने में कारगर मानते हैं, ज्यादा असरदार मानते हैं। वहीं 51% लोग नरेंद्र मोदी के लिए थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी राज में आर्थिक स्तर में बदलाव आया है, सुधार हुआ है कहने वाले 33% है, कोई बदलाव नहीं हुआ है कहने वाले 28% है, वहीं खराब हुआ कहने वाले 35% लोग हैं। इसी के साथ अगले 6 महीनों में आप अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? सुधार हो सकता है 31% कह रहे हैं, आशावान है, कोई बदलाव नहीं होगा 28%, खराब होने की आशंका, नकारात्मक जो लोगों का रुख है कि नहीं अब खराब होने की आशंका है और बिगड़ सकती है देश की अर्थव्यवस्था, 31% लोग ये मानते हैं कि उनके मन में ये आशंका है। वहीं कह नहीं सकते, इस पर कोई नई राय दे रहे हैं 9% लोग। क्या आपकी इनकम या सैलरी में इजाफा होगा? सुधार हो सकता है 25% आशावान लोग, कोई बदलाव नहीं होगा 37% जैसा है वैसे ही चलेगा। वहीं खराब होने की आशंका 29% लोग, 29% मान रहे हैं, कह नहीं सकते यहां पर भी 9%। और जो आखिरी आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो बताते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोजमर्रा के खर्चों की पिछले साल से कैसे आप तुलना करेंगे? जब ये हमने लोगों से बातचीत की तब उन्होंने अगस्त 2000, आप देखिए 22 जनवरी 2022, अगस्त 2022 और उसके बाद जनवरी आते आते 23 में उन्होंने क्या कहा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो मुश्किलें बनी हैं, ये 59% लोग मौजूदा दौर में मान रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ सांसद जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। पहले 2 राजनीतिक मेहमान हैं, उनके साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद दोनों हमारे साथ जो अर्थशास्त्री उस पर रहेंगे। सबसे पहले आलोक जी, आपसे कमेंट इस पर चाहते हैं। आज भी आप अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आलोक जी, अगर 54% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 11% एवरेज कह रहे हैं, सिर्फ 28% खराब मान रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है आपको? अंजना जी, तमाम आंकड़ों में पूरा कंट्राडिक्शन से भरे हुए हैं। 66% लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी या तो खराब होगी या वैसी ही रहेगी, केवल 31% लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव होगा, केवल 25% लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ेगी और 59% लोग ये कह रहे हैं कि खर्चे मैनेज नहीं हो रहे हैं। और उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल इन आंकड़ों के ऊपर, जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह नजर आते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब 38 और 40 रुपए किलो आटा बिक रहा हो देश के अंदर और गरीब आदमी त्राहिमाम कर रहा हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर की आत्महत्या की दर 1.5 गुना बढ़ जाए, उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा हो, 5 किलो राशन देकर जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कमेंट करने की बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बचती है। देश के अंदर 4 गुना कर्जा हो जाए, जिस समय पर मोदी जी 2014 में आए थे और आज 4 गुना कर्जा हो गया, तमाम बैंकों का एनपीए 9 गुना के करीब बढ़ गया, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है, राज्य अपनी गाथाएं गा रहे हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी अगर बढ़ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं हम, कि 47% चाइना से इंपोर्ट मात्र 1 साल में बढ़ गया, उसके बावजूद इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सुधार हो गया है। तो ये आंकड़े तमाम भ्रामक हैं और मुझे लगता है कि देश की सरकार को, उनके पास आखिरी बजट है ये, अगले 2024 के चुनाव से पहले अच्छा बजट लेकर आए, जिससे महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी पर लगाम हो, अमीर और गरीब की जो खाई लगातार बढ़ रही है वो खाई कम हो, तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए
आज केवल हलवा बनाने से नहीं काम चलेगा, इकोनॉमी का हलवा बना पड़ा हुआ है। उस हलवे को ठीक कीजिए। हलवा तो पहले से रवायत है, ये वित्त मंत्रालय में हर बार होता है, लेकिन अब उसकी मिठास कितनी है इस पर चर्चा करने के लिए दो अर्थशास्त्री जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सिद्धार्थ जराबी जी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे साथ बिजनेस टुडे के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी आज एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हमने दिखाए हैं सिद्धार्थ जराबी, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये टिक मार्क है देश के मिजाज में मोदी सरकार को, अर्थव्यवस्था को हैंडल करने पे? देखिए, दो बातें बड़ी इसमें से साफ निकल के आती हैं। एक, मोदी और उनके लिए जो रिस्पांस है वो अलग है। हमने पहले भी बहुत सारे चुनावों में ये देखा है। और जो इकोनॉमी की हकीकत है, जो लोगों का मूड है, वो अलग है। इन दोनों चीज़ों को लोग जोड़ के नहीं चलते हैं। अगर दिक्कत हो भी रही हो तो कई लोग मोदी जी को ही देश का नेता और प्रधानमंत्री के नाते मान रहे हैं। ऐसा ये आंकड़े मुझे दर्शाते हैं। इकोनॉमी की समस्याएं और मोदी जी की लीडरशिप और इकोनॉमी को जिस ढंग से चलाया जा रहा है, इस विषय पे दोनों लोग एक प्रकार से कॉमन व्यू नहीं रख पा रहे। आप क्या मानते हैं माधव आनंद जी? अंजना जी, देखिए, जितने भी आंकड़े हैं थोड़ी इससे तो मैं भी सहमत हूं कि कोविड पेंडेमिक के बाद जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल इकोनॉमी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए, वित्त मंत्री जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि विकास दर को बनाए रखने के साथ साथ इन्फ्लेशन और फिजिकल डिफिसिट को जो है कंट्रोल में रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से जो है अर्थव्यवस्था को जो है गति प्रदान करेगा। और जो भी यूनियन बजट आने वाला है उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो है देश को है, यानी इंडस्ट्री को है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है, और खासकर सर्विस सेक्टर है, उसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि यह जो बजट होगा आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का, मुझे लग रहा है ये फुल बजट, अंतिम फुल बजट होगा, क्योंकि फिर 2024 में तो चुनाव भी होने हैं। और इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो उन सारे एक्सपेक्टेशन को जो है फुलफिल करने का काम करेंगे। 33% कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि मोदी राज में आर्थिक स्तर में सुधार हुआ, तो वहीं आप देखिए कि 35% कह रहे हैं खराब हुआ। 31 बनाम 35, 4% लोग मान रहे हैं कि खराब, अच्छा नहीं, खराब हुआ है। कंपैरिजन में मैं कह रही हूं कि 4% ज्यादा लोग मान रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है आपकी सरकार के लिए कि अर्थव्यवस्था के मामले में लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं? देखिए, जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में हो, 100% देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, आपने 33% और 36% कहा ना, 100% देश, उसके बाद यदि लोग ये मान रहे हैं इस बुरे दौर में जो कोविड के बाद का दौर था, रशिया यूक्रेन वॉर का दौर है, और उस समय में यदि 1/3 से अधिक लोग ये मान रहे हैं कि बेहतर सुधार हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, परंतु यह आर्थिक विषय, इसलिए पुनः एक बार उसको रीट्रेट करता हूं विनम्रता के साथ कि G7 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दें, G20 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दे, हमारे समकक्ष अर्थव्यवस्था वाले किसी देश का एक नाम बता दें जहां पर आज महंगाई की दर भारत से अधिक हो, भारत से कम हो, और विकास की दर भारत से अधिक हो। इंडिया इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और महंगाई की दर सबसे कम है विश्व की तुलना में। हाँ, आज के हम कह सकते हैं 4 साल पहले ये दावा सही है क्या सिद्धार्थ जराबी इनका? सुधांशु जी का दावा, अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि ये दो प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। एक व्यूज बाहर के और एक व्यूज यहाँ पे जो इकोनॉमी को लेके देखे जा रहे हैं। नहीं, वो जो दो दावे उनके हैं कि इन्फ्लेशन रेट सबसे कम इंडिया में है। देखिए, विदेश के कंपैरिजन में तो है, अमेरिका में, यूरोप में जिस प्रकार की हमने इन्फ्लेशन देखी है वो बहुत अधिक है। क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं कह रहा हूं, मैं बड़े कंट्रीज की बात। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर आटे की कीमत ही 40% बढ़ जाए, जो हरी सब्जियां सब सर्दियों में 10 रुपए 12 रुपए किलो हो, वो 35 और 40 रुपए किलो बिक रही हो, 90 के पार डीजल और पेट्रोल हो, और किराए के भाड़े। 1 साल में अगर यूपीए के कार्यकाल में 40% आटे की कीमत बढ़ती तो आप सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते सुधांशु जी? देखिए, ये बताइए पिछले 100 साल में 1 साल बताइए जब सारी ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो, ऑल कंट्रीज की, फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लास्ट 100-200 ईयर्स। बताइए, उस दौर में से निकले हैं जनाब, उस दौर में से
ऑल G7 कंट्रीज आर हैविंग नेगेटिव ग्रोथ। अब क्या दूसरी बात, सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते? नहीं, हम तो कह रहे हैं इस बुरे उतरते दौर ना में कि 40% आटे की कीमत बढ़ गई। अगर सब कुछ अब की अच्छा बार चल रहा महंगाई पर मार बोलते ना सड़क पे उतर। मगर सुनिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 3 हफ्ते हुए हिमाचल में फट से बढ़ा दिया 3 रुपया। इसीलिए विश्वसनीयता का आते ही वैट आपने बढ़ा दिया हिमाचल में। जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि उसको अंदर जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाते हैं आप? आपने 5 साल वहां पर राज किया। एक मिनट सुनिए ना, मैं 5 साल तक राज किया आपने, खजाना बिल्कुल खाली किया हुआ है वहां पर। हम व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं हिमाचल के ऊपर, जो वहां पर कारगुजारियां हुई है वो भी देश के सामने रखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये पूरा आज का नहीं है, कोविड के बाद का नहीं है। मनरेगा का रजिस्ट्रेशन अगर 50% बढ़ रहा है तो मोदी साहब याद कीजिए, आप संसद में दिया गया भाषण कि कांग्रेस का जीता जागता विफलताओं का स्मारक है। बेरोजगारी चरम पर है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही केवल उत्तराखंड के अंदर 3 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। उत्तराखंड के अंदर अंदर 40 फैक्ट्रियां पिछले 2 साल के अंदर बंद हुई हैं। केवल एक राज्य का बता रहा हूं मैं। जो लोग हवाई जहाज में चलते थे हवाई चप्पल पर आ गए। देश की पर कैपिटा इनकम 25% गिर गई। G7 में कौन से देश की गिरी है जरा मुझे बता दीजिए। एक देश का नाम बता दीजिए जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम 25% गिर गई हो। सुधांशु जी, पर कैपिटा इनकम जिस पर आपको बार बार घेरते हैं वो ये कौन से आंकड़े के आधार के ऊपर बताते हैं और किस आधार पर बताते हैं, यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में तो भारत आगे जा रहा है। सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर अब हम मोबाइल हो गए, थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर अब ऑटोमोबाइल हो गए। मगर वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है, तो अपने आप कहीं से हो रहा होगा, आसमान से आ रहा होगा। अभी न्यूज है 25% आईफोन भारत में बनेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल जो आईफोन 14 वो भारत में बन के तैयार हुआ। बना थोड़ी ना, वो तो कोई आसमान से जिन्न बिन्न आ रहे होंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी जी ने कहा था ना, मैं वो राहुल गांधी तो मर गया, अब उसमें से कोई जिन्न निकला होगा, वो बना रहा होगा। लोगों को थोड़ी रोजगार मिल रहा है। मिस्टर शर्मा, नहीं, मैं केवल एक उत्तर देना चाहता हूं। 9 ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां पिछले 1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान से अपना ताला लगाकर चली गई। क्या यह सच है कि नहीं? 15 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, मैक्सिमम बिजनेसमैन है। सच है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम 25% गिरी है, सच है कि नहीं? केवल एक मोबाइल की असेंबलिंग करके आप सोचे इकोनॉमी बल्ले बल्ले। कितनी स्टार्टअप बंद हुई है, कितनी एमएसएमई बंद हुई है, सिद्धार्थ जरा एमएसएमई बंद हुई है। एक सेकंड सिद्धार्थ जरा इस पर जो वो एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े और आंकड़ों को देखने का नजरिया अब आप समझ रहे हैं एंकर्स की क्या हालत होती है। आंकड़े ऐसे उछाले जाते हैं। एक चीज मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर ये बात कहना यहाँ पे बिल्कुल लाजमी है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके जितनी प्रगति पिछले 7-8 सालों में हमारी कंट्री में हुई है और अलग अलग प्रकार की, और जो पीएलआई स्कीम्स का नतीजा निकल रहा है, क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे जो क्षेत्र मोबाइल का दावा वो बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे क्षेत्रों की बात की है, वो सही है। और आगे भी आप कई और सेक्टर्स में देखेंगे, सोलर में अभी बहुत बड़ा एक रिजल्ट आने वाला है। मिस्टर आनंद जल्दी। अंजना जी, देखिए ये तो बात सही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहले जो स्थिति थी 10 साल पहले और आज की स्थिति है, उसमें वाकई बहुत अंतर देखने को मिला है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख ले, चाहे आप मोबाइल सेक्टर की जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पेट्रोकेमिकल्स का देख लीजिए, हम लोग की कैपेसिटी बढ़ी है और नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार से यहाँ एक्सपेक्टेशन भी इंडस्ट्री को है कि इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जैसे मोर इंसेंटिव्स की जैसे जरूरत है, खासकर एक्सपेंशन प्लान में नई टेक्नोलॉजी जो एडॉप्ट कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ML की बात कर रहा हूँ, वहां जो है सो ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है वित्त मंत्री जी पे कि जब बजट पेश करेंगे तो निश्चित रूप से न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की जो बात हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आरोप लगाया उस पर जवाब दीजिए। आपने बताया मोबाइल का, तो कह रहे हैं कि हाँ असेंबलिंग कर करके जो पीठ थपथपा रहे हैं उससे नहीं होगा। सरकार आई 70,000 स्टार्टअप हैं, वो कहां से स्टार्टअप कम हो गए जरा आंकड़ा तो बता दें। और उसमें 50% टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, यानी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में नहीं है, सेकंड लेवल के सिटीज में आए हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए। मगर अफसोस क्या है कि जो अच्छा, और आपको बताऊं, पिछले करीब 5-7 वर्षों में, जब से हमारी सरकार के बाद के दौर में 6.5 करोड़ लोग इंप्लॉई इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। तो इंप्लॉई थोड़ी है, फिर भी इंश्योरेंस करवा लिया इंप्लॉई इंश्योरेंस स्कीम में। समस्या क्या है कि आप जिन आंकड़ों की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने इतना बड़ा चेंज किया। हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया, हमारे में असॉल्ट राइफल्स बनने लगी। वो बना कौन रहा है भाई, अगर इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है? हाँ, हम ये जरूर मान रहे हैं, जो हमने टारगेट रखा था कोविड और युद्ध की वजह से, वो टारगेट हम उतना अचीव नहीं कर पाए। अब जो उस परिस्थिति से बाहर निकल, सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भरता बड़ा कदम सरकार का, वो बता। उसके बावजूद पिछले अगर 9 वर्षों में देखें तो हाईएस्ट इंपोर्ट्स हैं। सैन्य क्षेत्र की ही बता रहा हूं मैं। पिछले कोई भी 9 वर्ष उठा लीजिए, मैक्सिमम इंपोर्ट्स इन 9 वर्षों के अंदर है।
अब बात आती है स्टार्टअप की। सुधांशु भाई आज बता कर जाएं स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। आप डेफिनेशन को बदल करके किसी को भी जोड़ दें, आप इंस्पेक्टर को कहें पीएफ वाले को कि तमाम लोगों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और पीएफ का आंकड़ा बढ़ गया इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये नहीं चलेगा। स्टार्टअप में पीएफ कहां आ गया? दोनों बच्चों जैसी बात है, बच्चों की जैसी बात नहीं, दोनों की नहीं बात भाई, की है। पीएफ दोनों अलग अलग बात की है। एम्प्लॉय और मैंने कहा स्टार्टअप की दोनों डेफिनेशन, देते स्टार्टअप की डेफिनेशन बता के जाए आप बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए क्या है स्टार्टअप की डेफिनेशन? स्टार्टअप का डेफिनेशन है कि जो नया बताइए प्रोजेक्ट जरा। स्टार्ट होता है नहीं है वो डेफिनेशन। अरे भाई वो डेफिनेशन नहीं अच्छा, है। आप कह रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्टार्टअप आप कोई कर भाई स्टार्टअप के लिए इतनी बचकानी 7 पैरामीटर से एक कंपनी नई रजिस्ट्रेशन होगी तो क्या उसको स्टार्टअप मान लेंगे आप? बात कर रहे हैं क्या अंजना जी बताइए आप। अच्छा, आईएमएफ पे भरोसा नहीं करते हैं? नहीं बात सुनिए ना जरा, स्टार्टअप की डेफिनेशन बताइए देश को आज अपना। बताइए स्टार्टअप की डेफिनेशन। अंजना जी, मैं आप वो कह रहे हैं कि घालमेल किया जा रहा है। एक बार सिद्धार्थ जरा भी एक एक करके वो कह रहे हैं जितनी नई कंपनी उन सबको स्टार्टअप दिखा के नंबर ऑफ स्टार्टअप ज्यादा बता रहे हैं। गलत बात। देखिए, एक अगर देश की आबादी बड़ी है और अगर देश में जो लोग एम्प्लॉयबल एज के हैं वो बड़े हैं तो आंकड़ों को उससे भी कंपेयर करना पड़ेगा। जब बेस बढ़ रही है, या तो ये कोई दावा करे और डेटा दिखाए कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में डी ग्रोथ हुआ है, ऐसा डेटा नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि हर साल बड़ी मात्रा में हमारे जॉब फोर्स में लाखों लोग नए लोग आते हैं और उन सब के लिए जॉब ग्रोथ की बात है। तो आंकड़े, मुझे लगता है बार बार यही एक विषय है कि आप किस पॉलिटिकल साइड पे बैठे हैं तो आंकड़ों को इंटरप्रेट करेंगे। और एक स्टार्टअप पे छोटी सी बात, स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब ग्रोथ क्रिएशन हुई है और ये सही है कि कुछ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, बट बिजनेस का वो एक बेसिक असूल है, जो चलता है वही चलता है। ठीक है, जल्दी से माधव आनंद जी 2 लाइन में। देखिए, जहां तक स्टार्टअप की बात कही तो स्टार्टअप का डिफिनेशन आलोक जी को मैं दे देता हूं। अपने एटीआईसी में बहुत अच्छा प्रोविजन है, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है उसको स्टार्टअप्स मानते हैं। मैं खुद एक फाउंडर हूं साइडेंटिया, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने भी कंपनी बना रखी है और भारत सरकार से मैंने सीड फंडिंग भी ली है, जिसका नाम है साइंटिफिक ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइडेंटिया आज के डेट में स्टार्टअप जो है बैकबोन है आपके इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन 5 साल में कितनी बार बदली है, जरा ये भी देखिए। इंडिया में है और उसमें से कई तो यूनिकॉर्न है। 88 से भी भिड़ जाएगी, रुकिए तो पूछ रहे हैं कितनी बार डेफिनेशन बदली है। शास्त्री कौन कौन कहां से हैं, छोड़ दीजिए उन चीजों को। मैं केवल ये कह रहा हूं स्टार्टअप की डेफिनेशन कितनी बार बदली है। आप सब चीजों को स्टार्टअप लेते चले जाए। तो आप ही के क्वेश्चन का जवाब दिया हूं कि स्टार्टअप केवल ये क्या कह रहा हूं कि स्टार्टअप की डेफिनेशन 5 बार बदली। पोर्टल पे जाके देख लीजिए। आप उसको सबको जोड़ते चले जाइए, ये भी स्टार्टअप है, लेमैन के तरह मैं समझा दिया कि जो भी टेक्नोलॉजी जो भी नया काम करता है वो कंपनी को बोल सकते हैं स्टार्टअप से ये। और आदरणीय जनता में देखिए कांग्रेस बार-बार ये कहती है एक टेक्नोलॉजी के मामले में तो अपना कितने बंद हुए उसकी कोई गिनती नहीं, आंकड़ा नहीं तो एमएसएमई कितने बंद हुए सुधांशु भाई बता के जाए यार। अरे आगे तो जो स्टार्टअप से एमएसएमई के अंदर स्टार्टअप भी तो शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा। स्टार्टअप कीजिए ना, जुमलेबाजी मत कीजिए। जुमलेबाजी नहीं, आपका बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब सुनिए पर बात कीजिए, बजट पर बहस करने अभी आपने बजट पर बात अरे बजट पे अभी आपने मैंने पूछा, मैं आपसे सीधा स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या मेरा बोलने का टर्न है। बताइए, आपने अभी कहा कि डिफेंस में इंपोर्ट पिछले 9 सालों के मुकाबले पिछले 9 साल में बढ़ा। अरे आपके जमाने में एक इंपोर्ट हुआ, बताइए क्या आपने इंपोर्ट किया? खरीदा ही नहीं कुछ। मुझे 2 प्लांट मतलब चूंकि आप मुझे 2 प्लांट आपसे पूछ रहा हूं, बताइए अपनी 2 प्लांट मोदी जी कोई एक खरीद बताइए। मैं बताता खरीदा ही नहीं तो होगा ही, बढ़ेगा, दिखेगा। सुनिए, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, मैं बताता अंदर बैठे रहे। मैं बताता अच्छा सुनिए, सड़क बनाई नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, राफेल खरीदा नहीं, फिर कहेंगे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो गया। आज की जो नई जनता है वो बहुत समझदार। बॉर्डर रोड की बात कर रहा हूं, डिफेंस की पर भी आते हैं। डिफेंस के जमाने में आपके डिफेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है कि हमारी नीति है कि नहीं बनाना है। अब उससे बड़े तो आप पार्टी के नहीं हो सकते। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है, आप स्टूडियो में बोल रहे हैं। उत्तर देता डिफेंस मिनिस्टर दोनों चीजों पे उत्तर देता हूं, दोनों चीजों पे उत्तर देता हूं। बीआरओ ने कितना काम मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किया और कितना बीआरओ ने सड़कें मोदी जी के समय पे आई। आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, 2000 किलोमीटर का गैप है अभी भी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर सड़कें बीआरओ ने ज्यादा बनाई है। पहली चीज आप उसको आंकड़ों को जगह पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, सड़कों पर आते हैं। 2014 से पहले एनएचएआई का जो रेट था पर किलोमीटर का 11,000 करोड़ था, 1100 रुपए करोड़ 1 किलोमीटर का, आज 3300 से ज्यादा है। कितने टोल थे? 1160 टोल थे हिंदुस्तान के अंदर, आज 3000 से ज्यादा टोल है हिंदुस्तान के अंदर। आप देश की जनता को लूट रहे हैं। जिस टोल पर 25 रुपए की पर्ची कटती थी, आज वहां 100 रुपए की पर्ची कटती है। नोएडा से जहां से हम आते हैं वहां पर 30 रुपए का टिकट था
14 के अंदर एमसीडी का आज 100 रुपए की पर्ची कटती है। अरे भैया आपको मैं कह रहा हूं दिल्ली वालों से पूछो, NHAI सारा का टोल ही खत्म हो गया, NHAI कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है। नोएडा वाला एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है। गांव का टोल खत्म हो गया। एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है, हाँ या ना? टैक्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, कमर्शियल व्हीकल की बात, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। NHAI में जहां पर भी आज यहाँ से 36% लोग, एक सेकंड, ये आंकड़ा देखिए सुधांशु जी, 36% लोग सारी अर्थव्यवस्था को संभालने में कारगर अभी भी मानते मनमोहन सिंह को, 51%, 51% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना भारी अंतर है वो। अगर भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे हाईएस्ट बायोडाटा है तो उनका है, तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके उपरांत यदि मोदी जी को उसके बाद 50% से ऊपर मानते हैं तो आप समझ लीजिए, और वो भी किस दौर में, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है। हमारी अर्थव्यवस्था का नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। चलिए ठीक है, कोविड का कितना जल्दी से छोटा सा उत्तर, इन्हीं के समय में $25 तक भी पर बैरल की कीमत गई। आप कैसे कह रहे हैं खराब था? आपने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से देश को मारा है। आप पिछले 2 साल को काउंट मत कीजिए, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था की आपने बुरी हालत अभी भी गब्बर क्या सिंह गब्बर सिंह टैक्स के अभी आंकड़े आए हैं कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। सच है कि नहीं? चलिए ठीक है, हाँ या नहीं? चर्चा के लिए चलेंगे। अभी तो कह रहे थे जीएसटी में शामिल नहीं कर रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स हो गया। यही मैं बोलने वाला गजब है, जब जैसा मौका मिलेगा दोनों चीजों को ठीक करने की जरूरत है, क्यों नहीं? अरे जीएसटी का क्यों नहीं ला रहे जीएसटी में? आप बताइए तो। आर्थिक विशेषज्ञ बैठे, कृपया ये बता दें कि जीएसटी से कैसे पता चलता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है? जीएसटी तो जीएसटी में कंट्रीब्यूशन, जीएसटी से पता कैसे लग जाता है? मैं बताता हूं, ये राहुल जी के द्वारा प्राप्त बुद्धि से बताइए। जीएसटी लगने के बाद जीएसटी में कंट्रीब्यूशन गरीबों का बढ़ा है, गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो गरीब गरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी चीज, मतलब जीएसटी, एक मिनट, 2016 के बाद कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में? पैसा आ रहा, वही 22.5 टैक्स पैसा आने पे नहीं है। आप कुछ भी बगैर पैसा टैक्स दे देते। अरे भाई सब चीज, आप एक कप खरीद रहे हैं, पहले 2014 से पहले 10 रुपए टैक्स दे रहे थे, आज 15 रुपए टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी इनकम 50% बढ़ गई क्या? चलिए, आप इस तरह के आंकड़े नहीं दे। अभी लंबी चर्चा है प्रभु, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कोविड-19 के बाद क्या अर्थव्यवस्था उससे उभर पाई है? बेरोजगारी को लेकर जनता की क्या राय है? बेरोजगारी विपक्ष की तरफ से बनता हुआ बड़ा मुद्दा क्या है? देश का मिजाज बेरोजगारी के मुद्दे पर अब ये जानने की घड़ी आ गई है। तो आइए हम आपको बताते हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है, स्थिति बहुत गंभीर है बेरोजगारी की। ये 53% लोग कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, वहीं 19% ये कह रहे हैं कि गंभीर स्थिति है। 53-19 को जोड़ लीजिए तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। और सिर्फ 13% आपको दिख रहे हैं जो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 53% कह रहे हैं ये बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी की। तो बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी के मुद्दे पर ये देश की जनता, मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज सर्वे में साफ संकेत देती हुई। मोदी सरकार क्या रोजगार पैदा करने में सफल रही है? जब ये प्रश्न हमने लोगों से किया तो बहुत ज्यादा सफल 34%, थोड़ा सफल 30%, जोड़ लीजिए 64%, इधर बिल्कुल नहीं 28% बिल्कुल थम्स डाउन दे रहे हैं रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे। वहीं 8% हैं जो कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 64% लोग लगभग ये कह रहे हैं कि रोजगार पैदा करने में सरकार सफल रही है। सरकार, बेरोजगारी हो, रोजगार पैदा करने का मुद्दा हो, इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है। लेकिन इन सब के बीच 64% लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे 34% कहते हैं बहुत अच्छा। वहीं अच्छा कहने वाले, थोड़ा कहने वाले 30% लोग हैं, जिनको जोड़ के 64% किया जा सकता है। अब जो अगला प्रश्न हमने देश का मिजाज सर्वे में लोगों से पूछा है वो आपके सामने रख देते हैं। कोविड ने कैसे आपके आर्थिक स्तर को प्रभावित किया है? आय बढ़ी ओनली 10%, सिर्फ 10% लोग कह रहे हैं आय बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आय घटी है वाले आप देखिए 62% लोग इस देश में मानते हैं कि कोविड से उनकी जो आर्थिक स्तर है उसको प्रभावित किया है। और 62% अगर प्रभावित हो रहे हैं तो एक बड़ी बात है ये। वहीं 22% कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है, 6% कह रहे हैं कि हम इस पर कह नहीं सकते हैं।
तो कोविड ने कैसे आपके आर्थिक स्तर को प्रभावित किया है, उसमें 62% कह रहे हैं कि उनकी आय घटी है। तो जो अगला सवाल हमने देश का मिजाज में पूछा है जनता से, वो अब आपको बता देते हैं। क्या अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है? जब ये सवाल हमने जनता से पूछा तो 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ उबर चुकी है, वहीं 37% कह रहे हैं कि कुछ हद तक उबर गई है, तो 79% लोग मानते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधार की तरफ बढ़ रही है। वहीं 15% साफ इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, और कह नहीं सकते वाले 6% लोग हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि अर्थव्यवस्था अब कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है। तो गंभीर स्थिति बेरोजगारी के मुद्दे पर है, यह आज भी देश की जनता कह रही है। देश के मिजाज सर्वे में क्या आंकड़े आए हैं सामने, आइए चलते सुधांशु त्रिवेदी से इसका जवाब लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, और जो बड़ी बात इसमें उभर कर आई है वो यही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत गंभीर स्थिति 53%, 53% लोग, सुधांशु त्रिवेदी जी ये मान रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी को लेकर। गंभीर स्थिति कहने वाले 19 है, यानी ये 53 और 19 को जोड़ लीजिए तो समझ जाइए कि आंकड़ा कहां पर पहुंच जाता है। 72% लोग कह रहे हैं गंभीर स्थिति है। सुधांशु त्रिवेदी जी बेरोजगारी के मुद्दे पर देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए सीएमआई का डाटा था जो कि ये बताता था फरवरी और मार्च में कि 8.4% बेरोजगारी की दर है, जिसको हमारे विपक्षी लोग बहुत कोट करते थे कि वो हाईएस्ट है। मगर नवंबर का महीना आते आते वो 6.4% पे आ गया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम, यानी 2018 के बाद वो सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया। तो मानवीय बात है, अगर आपने सर्वेक्षण पिछले 1 वर्ष में किया है तो इसमें वो बहुत बड़ा हिस्सा वो भी था जिस समय बेरोजगारी कोविड के आफ्टरमेथ में, यानी कोविड के बाद के कालखंड के कारण और युद्ध के कारण हुई परिस्थितियों के कारण अधिकतम थी, परंतु ये उत्तरोत्तर पिछले 6 महीने में इंप्रूव की है। तो आने वाले जब आप आगे सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे उससे काफी बेहतर स्थिति नजर आएगी। लेकिन वहीं पर आलोक जी 64% लोग ये मान रहे हैं ना कि रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे मोदी सरकार सफल रही है, क्योंकि 34% कहते हैं बहुत ज्यादा सफल रही है। वहीं आप देख रहे हैं 30% कह रही है कि जनता कह रही है कि थोड़ी सफल रही है। देखिए, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। सारा दिन अगर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया सब जगह मोदी जी ही दिखेंगे, स्वाभाविक है उसका प्रभाव पैदा कर रहे हैं। एक मिनट राहुल गांधी ने कितने, एक मिनट क्या होता है, एक मिनट क्या होता है, मैं बता रहा हूं ना आपको। 6-6 हजार करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री अगर अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो लोगों को दिखाई देगा। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट उठा लीजिए, मोदी जी का चेहरा नजर आएगा, बल्ले बल्ले इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोगों पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाता है। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आज महंगाई है ही नहीं, 38 से 40 रुपए किलो खुला आटा बिक रहा है जो मजदूर लेता है। दूध की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, दूध दही घी सब पे जीएसटी लगा दिया आपने, लेकिन महंगाई नहीं, क्योंकि वो डॉलर मजबूत हुआ, रुपया तो कमजोर हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि इन पर वास्तविकता पे धरातल पर आकर बात करनी पड़ेगी। 6% लोग केवल कह रहे हैं कि ज्यादा गंभीर नहीं है, या आज तक के आंकड़े कह रहे हैं अभी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि साहब नहीं बहुत अच्छा है, हमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं मनरेगा में रजिस्ट्रेशन पिछले 1 साल में कितना बढ़ा है, कोरोना के बाद शहरों से कितने लोग गांवों में जाकर मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका क्या आंकड़ा आप निकाल कर दे दीजिए व्हाइट पेपर। आज हालात जो है वो खराब हैं, मानिए इस बात को सबसे पहले, और मानकर उसके बाद सुधार की तरफ चलिए। आप मान ही नहीं रहे, महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। कोविड का असर भी तो हमने बताया है ना, जब हमने कोविड पर लोगों से पूछा कि आपकी आय बढ़ी है घटी है, तो देखिए यहाँ पर 62% लोग कह रहे हैं आय घटी है। सुधांशु जी 62% इस सर्वे में कह रहे हैं, वहीं बढ़ने वाले सिर्फ 10% लोग हैं और 22% कह रहे हैं बदलाव नहीं हुआ है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र आलोक जी अपने पिछले वक्तव्य में भी, आजकल तो कोई ट्रैक करके वापस देख सकता है, एक आंकड़े पे कहते हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आ गया, दूसरे में करें देखिए आंकड़े में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये गंभीर समस्या है। अद्भुत है आपका तर्क, यानी जब जैसी सुविधा होगी वैसा आप अडॉप्ट कर लेंगे। या तो आप आंकड़े को पूरी तरह डिस्कार्ड करिए या फिर आंकड़े को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, जैसे हम हैं। हम इस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। यह बात सही है कि जिस समय कोविड का दौर था, अरे लोगों की नौकरियां चली गई, उसके बाद बहुत से लोग थे जिनकी की आय कम हो गई, और इस कारण से बात सही है कि अगर आप देखें तो विगत 2 वर्षों में ऐसे तमाम लोग होंगे जिनकी की आय कम हुई होगी, उससे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो यह परिस्थिति है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब हाँ ये आपने प्रचार कर दिया। हाँ ये जरूर है कि अगर आप इस बात का प्रचार करते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, हमने माना, समस्या को समाधान करने की क्षमता किसकी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट मानिए। यह क्रेडिबिलिटी होती है कि यदि
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे थे। हमारी सरकार ने, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 2 बार 6 महीने में अपने टैक्सेस कम किए और भाजपा शासित राज्यों ने कम किए। इनकी किसी सरकार ने कम नहीं किए। और जिस दावे पे हिमाचल में आए थे 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया, और ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 80% बजट जाता है सैलरी और पेंशन पे, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद आप तय मानिए वो 100% से ऊपर क्रॉस कर रहा होगा। इसलिए इनको 3 रुपया बढ़ाना पड़ा, और अभी आके कहेंगे कि केंद्र से पैसा दे दो, ये यही कहने वाले हैं। इसलिए इनको श्वेत पत्र लाने की जरूरत नहीं है, सब यथार्थ है। ये विश्वसनीयता का संकट है कि कहते कुछ है और जब सवाल पूछा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपने 3 महीने में 3 हफ्ते में बढ़ा दिए, हटा दिया सामने से। इसी विश्वसनीयता के संकट की जनता मानती है कि चुनौती है, और उसी के साथ वो ये भी मानती है कि अगला आंकड़ा तो यही कहता है ना, ये वाला देखिए कि क्या अर्थव्यवस्था उभरी है। ये वाला जो आंकड़ा है लोग जी 42% कह रहे हैं काफी हद तक अर्थव्यवस्था उभर गई है, 37% कह रहे हैं कुछ हद तक। इस नंबर को आप जोड़िएगा तो लगभग 79%, 79% लोग मान रहे हैं कि कुछ मतलब अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही। मैम, अगर अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है तो केवल 10% लोगों की आय क्यों बढ़ी है, बाकी सबकी क्यों घट गई? सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है इन आंकड़ों में। वापस आता हूं क्षमता की बात कि किसकी क्षमता, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। 55 लाख करोड़ इस देश ने कर्जा लिया था, 1,55,000 करोड़ कर दिया है, लगभग 4 गुना। क्षमता आप लोगों की बहुत ज्यादा है। हमारे समय में 12.5 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए थे, आपके में 22.5 करोड़ वापस चले गए। क्षमता बहुत है आपकी। आप तमाम आंकड़ों पर बात कीजिए, आप पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहे। अरुण जेटली साहब आज स्वर्गवासी हैं, उस समय पर 3-3 मंत्रालय उनके पास थे, और फिर ऐसे मंत्री को आपने दे रखा है जिनको इकोनॉमी का ही नहीं पता है। आरबीआई आपको तमाम मौकों पर चेताता रहा है, लेकिन आप लोग चेतने को तैयार नहीं है। ईएमआई कितनी बार बढ़ी है पिछले 1 साल में, उसका जरा हिसाब लगा लीजिए। 9 बार ईएमआई बढ़ी है। कितने बेसिक पॉइंट आरबीआई ने रिलीज किए और कितने बैंकों ने नीचे जनता को राहत दी, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, रोजगार वाले जो आंकड़े थे वो आपको सही लगे? देखिए, रोजगार के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े जो आ रहे हैं पिछले तमाम वर्षों से, मोदी साहब ने तो स्वयं कहा है कि हमारी गंभीर स्थिति 53% कह रहे हैं, गंभीर स्थिति बहुत गंभीर 19% कह रहे हैं गंभीर। ये आपको सही लग रहा है? ये आंकड़े आपके सर्वे के हैं, मैं फिर कहूंगा। सर्वे पे ही तो बात करने आप आए हैं, आपको पता नहीं था? सुनिए ना मैम, सुनिए तो सही। चलिए एक आंकड़ा बता देते हैं सर, जिससे आप खुश हो जाएंगे। चलिए वो आखिरी आंकड़ा है, वो जल्दी से उस पर चर्चा कर ले। वो आपका फेवरेट आंकड़ा, बहुत आपको पसंद आएगा। एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों से किसको फायदा हो रहा है, इस सवाल पर बड़ा व्यवसाय कहने वाले 58% थे लोग थे। वहीं छोटे व्यवसाय का नाम सिर्फ 11% लोगों ने लिया। वेतनभोगी वर्ग को सिर्फ 8, किसानों को सिर्फ 8, दिहाड़ी मजदूरों को 6, 3 अन्य कह नहीं सकते 6। ये वाला तो ठीक लग रहा है सर आंकड़ा? देखिए, आंकड़ों में मैंने कईयों आंकड़ों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कईयों को मैंने सही भी माना है। हाँ। मैं इस आंकड़े को, आपका सैंपल साइज क्या है मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वास्तविकता है। सीएमआई के आंकड़े हों, आरबीआई के हों, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हों, कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए आप, और ये खाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 की सरकार चल रही है। हालत यह है आज कि 50,000 55,000 करोड़ रुपया निवेशकों का एक दिन में डूब जाता है। अमेरिका की कंपनी अडानी के लिए कहती है उसने फोर्ज किया, उसने गलत तरीके से शेयर मार्केट में पैसा बढ़ाया है। एक दिन के अंदर 55 लाख करोड़ रुपया किसका गया? गरीब आदमी का गया, मध्यम वर्ग का गया। हम वो पूछना चाहते हैं। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए उसके बाद। पहले तो एक बिंदु बता दो, जो ये गरीबी का आंकड़ा बोलते हैं उस पर मैं कह दूं, आईएमएफ का क्लियर आंकड़ा 2011 में 22.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, अब 10% हैं। यानी हमारी सरकार के दौर में 12% लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए। एक्सट्रीम पॉवर्टी अब 1% से नीचे चली गई। अब जो आपने बात कही, यहां पर मैं यह बात जरूर पूछना चाहूंगा, ये बड़ा व्यवसाय और छोटा व्यवसाय की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक छोटे शहर के व्यक्ति के लिए तो जिसकी एक बड़ी दुकान है, अगर वो जनरल स्टोर्स की भी दुकान है तो उसके लिए वो बड़ा व्यवसाय होता है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन बता दें कि बड़ा व्यवसाय का मतलब क्या है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और छोटा व्यवसाय की परिभाषा क्या रखी गई है सर्वे में, तो हम बेहतर बता सकते हैं। वो अडानी को लेकर सीधा टारगेट करें सुधांशु जी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो मैं पुनः बताना चाहता हूं, अडानी को पहला प्रोजेक्ट कब मिला था? प्रोजेक्ट मिलने की बात नहीं, प्रोजेक्ट किसी को मिलना चाहिए। आउट ऑफ वे जाकर किसको मिला था वो बताइए। चलिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनकी शर्ट थोड़ी काली है, आपकी शर्ट ज्यादा में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 93 में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 99 में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 2006 में 2014 में कितनी वर्थ थी उस आदमी की, और 2022 में कितनी वर्थ हो गई? बीच में आलोक जी नहीं बोला उन्होंने, प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एश्योर्ड रिटर्न 12% इंश्योर्ड है, 2006-7 में हम दिए थे
कि आप दिए थे। अडानी की वेल्थ अगर सबसे ज्यादा क्वांटम जंप हुई है एक ईयर में, वो तो 2011 है। हम दिए थे कि आप दिए थे। और अभी अशोक गहलोत जी उनको बगल में बैठा के उनका सम्मान किए थे। और जब राहुल गांधी जी से उस समय कर्नाटक में थे, पूछा गया था, तो पहली बार अडानी जी बोले थे। राहुल गांधी कहे थे कि हमारे राज्य में इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। ये हम बोले थे कि आप बोले थे। और जहां से वो सांसद है वहां केरल की सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, हम दिए हैं कि आप दिए हैं। ये बचकानी छोटा सा सिर्फ 2 लाइन में, क्योंकि मुझे अब कंक्लूड करना है जल्दी से इन दोनों से। बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बदली गई। एक व्यक्ति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, एक कंपनी को, उसके बाद 4-4 एयरपोर्ट दिए गए 6 में से। हुआ कि नहीं हुआ? हमारे समय में दिल्ली मुंबई अलग अलग दिए थे। एक मिनट, दिल्ली मुंबई अलग अलग दिए थे। देखिए, टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस अगर बदली गई हो तो हम गुनहगार हैं। अब वापस आता हूं मैं, अगर गहलोत जी ने आउट ऑफ वे जाकर दूसरे इन्वेस्टर से फायदा देकर अडानी को दिया हो तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो विरोध करूंगा। लेकिन हमारे दो की सरकार चल रही है और यही कारण है कि एक व्यक्ति 2014 के बाद लाखों करोड़ का मालिक हो गया, जिसके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। और इसीलिए एक छोटी सी रिपोर्ट अमेरिका की, अगर देश के गुनहगार हैं अडानी, तो काहे गहलोत जी उनको उनके साथ काम कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे गुनहगार अडानी, गुनहगार ये सरकार है। और सरकार की नीतियों का हम विरोध करेंगे। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। देखिए, ये जिस प्रकार से पहले आंकड़े बदले, फिर स्टैंड बदले, और ये जो मैंने कोई आंकड़ा नहीं बदला, कोई स्टैंड नहीं बदला, कोई आंकड़ा नहीं बदला। कुछ बोल रहे हैं गुनहगार किसी उद्योगपति को बताते हैं, फिर कहते हैं मैंने कहा सरकार ने टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशंस बदली। अरे भाई, कौन तमाम जगह पर बताइए जिसमें सच्चाई है। आप लोग केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, दमाश्री पुस्तक लाते हैं, उसके बाद लगातार चिल्लाइएगा, ठीक नहीं आलोक जी। एक लाइन में बता देता हूं, चलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में होना चाहिए, सबसे बड़ा 2017 में होना चाहिए था। 2011 की नीति आलोक जी प्लीज, आलोक जी देश को मैम 4 साल डिले हुआ है। 4 साल डिले हुआ है। आपको क्यों लगता है कि आपने सही नहीं बोला? बोल दिया है सर, अब जवाब तो सुनिए। लगातार बोलिएगा, ठीक नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल बना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अभी भी चुनौती है महंगाई और बेरोजगारी की, पर विश्व में हम सबसे बेहतर देशों में, 63 देशों में 10% से ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और जहां जहां से राहुल गांधी ज्ञान देते हैं, एक देश बताएं जहां इन्होंने ज्ञान दिया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा, बताइए, या फिर बाहर से ज्ञान देना बंद कर। हमारे को पैनलिस्ट बार बार कह रहे थे कि देश का डेट बढ़ते जा रहा है। इनको पता होना चाहिए कि एक मिनट, विश्व का सबसे ज्यादा डेट कौन से कंट्री के पास है? आलोक जी, आपको ज्यादा पता होगा, अगर बता सकते हैं तो। सबसे ज्यादा जापान के पास है। जापान पे सुधांशु जी जानते हैं। और जापान कितना डेवलपमेंट करेगा? जब ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, जब आप ग्रो करेंगे, जापान की इकोनॉमी से कर रहे हैं, ये लाजमी है, ये बहुत लाजमी है। इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से बनाए रखना है, विकास करना बंद कर दीजिए। जब विकास दर को बनाए रखना है तो आपको डेट जैसा आपकी बढ़ेगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस से सरकार अपनाती है। और दूसरी बात है, बार बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पॉलिटिक्स में लाना। अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने क्या गुनाह कर दिया? अदानी ने कौन सा गुनाह कर दिया? मोदी जी लेकर आए, मोदी जी उनका गलबैया करते हैं। मोदी जी कॉर्पोरेट लोगों के हाथ पर पूरा हाथ डालकर चलते हैं, कंधे पर। कौन लेकर चला भाई? प्रधानमंत्री व्यापारियों के कंधे पर हाथ डालकर चलते हैं। अंजना जी, ये जो सारे प्रश्न और इनके जवाब, 2 चीजें बड़े क्लियरली बता रहे हैं। एक, जो कोविड की के कारण अर्थव्यवस्था में बदहाली हुई थी, उससे हम पूरी तरह उभरे नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि हम 7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, जो बाकी देशों में, कई देशों में नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो कांग्रेस प्रवक्ता जीएसटी के बारे में कह रहे थे, मेरा उसमें ये जोड़ना होगा कि सरकार के पास अभी भी समय रहते हुए उसे गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने के लिए प्रयास करना है। और ये केवल केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, कांग्रेस प्रशासित राज्य भी जीएसटी काउंसिल में उतनी ही दमदार आवाज से बोलते हैं जितना बीजेपी बोलती है। और ये बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के सर पे ये टोकरा रखना चाहिए। जीएसटी के कारण जो कुछ टाइप की कंज्यूमर महंगाई हुई है, इतने ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं, उस पे दोनों की जिम्मेवारी है, केवल केंद्र का विषय नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ सुधांशु जी, और सरकार के सामने जनता यही कहेगी, आप लोग बार बार बताते हैं रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, तो कुछ जनता को कहीं इधर उधर से दाएं बाएं से राहत देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आप सभी हमारे साथ आए, चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।